Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हम करवा रहे हैं। एक अच्छी तैयारी क्योंकि हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को करते हैं, इस चैप्टर के एंड में दिए मतलब हर चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस को करते हैं ताकि हर कंसेप्ट को आपको अच्छे से कंसोलिडेट करवाएं और कोई कसर बाकी ना रखते हुए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं उस चैप्टर के। तो एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी ये होती है क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है इसे डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसमें जो ये 5 किताबें हैं ये आपकी 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते एक डिटेल्ड तैयारी कराती है। 5 किताबें जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हम सारी किताबें करेंगे और अच्छे से करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, यानी कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहेंगे, कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं लाएंगे। यकीन करिए कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आज के लेक्चर में जो आपकी पैराबोला की बात कर रहे हैं हम, ये एक्सरसाइजेस हम डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें और आपके अभी फर्स्ट जो सिंपल कैटेगरी है कौन सी, सिंगल करेक्ट, जो आपके मल्टीपल ऑप्शंस जो होते हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन जो करेक्ट होता है उस कैटेगरी के क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके थ्रू उन कंसेप्ट्स को रिकॉल कर रहे हैं। ये जो सारे हमारे नोट्स हैं आप इनकी भी एक्सेस के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करना है और आसानी से आप ये नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है। आई होप आप सब लोग ये क्वेश्चन आसानी से देख पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं। सर ये तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, इससे कैसे सोचेंगे? मेरा यकीन करिए ये एक बहुत अच्छा, बहुत आसान और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे कैसे सर? पहले एक छोटी सी बात का जवाब दो। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है मिरर इमेज ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है सर, इस पैराबोला पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की मिरर इमेज निकाले फिर कुछ करे? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरा कहना है आप पहले तो एक बात बताओ, क्या इस पैराबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की पैरामेट्रिक फॉर्म में वैल्यू लिखी जा सकती है, उसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं, कोशिश की जा सकती है? सर ध्यान से देखो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax अगर हमारा फंडा रहा है, जब तक हमने ये पढ़ा है सर कि अगर आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax तो आप उस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहते हो at स्क्वायर, 2at। आई होप नो वन हैज फॉरगॉटन दैट। In that similar case, if we have something of this sort over here, y square is equals to 4ax, तो I can clearly conclude a की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पर 1। In that case, इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं क्या कहूँगा? मैं कह सकता हूँ सर उसके कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर यानी 1 इंटू टी स्क्वायर, 2at यानी कितना? 2t। तो ये एक रैंडम पॉइंट है जो इस पैराबोला पर लाई करता है। बात करेंगे क्यों हमने ढूंढा। वो आपसे ये पूछ रहा है इस पैराबोला पर एक पॉइंट है 1, 2, उस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। आपने उस पैराबोला पर क्या ड्रॉ की है? टेंजेंट। इस पॉइंट पर उस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला की मिरर इमेज की इक्वेशन क्या होगी, ये वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये क्वेश्चन ठीक से समझ आया? एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान से देखो। मान लो सर आपके पास क्या रहा, आपके पास है एक पैराबोला, है ना। लेट्स से आपके पास क्या है भाई? एक पैराबोला। ये रहा सर आपका पैराबोला। अब आपने क्या किया, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, कौन सा? 1, 2। आपने ये किया कि सर 1, 2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो आपने 1, 2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। कोई पूछ रहा है इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला की मिरर इमेज बनानी है आपको। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो उस मिरर इमेज जो वो बनेगा, जो पैराबोला बनेगा, उसकी इक्वेशन वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या इक्वेशन समझ आए? मेरा आपसे बस ये कहना है, क्या सबसे पहले तो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ढूंढनी है, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ढूंढनी है, क्या उस लाइन की इक्वेशन ढूंढ लेनी चाहिए? बिल्कुल ढूंढ लेनी चाहिए। और ये लाइन ढूंढना तो बड़ी आसान बात है सर। क्यों? क्योंकि पैराबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की टेंजेंट की इक्वेशन हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। किससे? आई थिंक t इज इक्वल टू 0 से। क्या आपको ये बात याद है? आई थिंक आप सभी को याद है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 से इस लाइन की इक्वेशन ढूंढना चाहूँ, उस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढना चाहूँ, तो मैं कहाँ पर ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ y स्क्वायर माइनस 4x आपका कर्व है, जिसमें किस पॉइंट पर ढूंढ रहा हूँ सर? 1, 2 पर। आई होप आप भूले नहीं हो, बहुत अच्छे से आपको ये बातें याद है। क्या करना होगा सर? y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस किया तो कितना? 2y, है ना। -4 को मैं हाफ कर दूंगा और x को मैं x प्लस x1 से रिप्लेस कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या ये सारी बातें आपको याद हैं? और अगर सर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो 2 और 2 हट जाने वाला है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा y माइनस एक्स
प्लस वन, आई एम रियली सॉरी, प्लस वन गलत लिखा मैंने, है ना, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज गोइंग टू बी दैट टेंजेंट, ये वो टेंजेंट है 1,2 पर। अब ये क्वेश्चन मेरा यकीन करिए सच में बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे कैसे? आपको बस ये करना है कि इस पॉइंट P की मिरर इमेज निकालनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। इस पॉइंट P की मिरर इमेज निकालनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट P आपके पास क्या है सर? पॉइंट P है आपके पास t स्क्वायर कॉमा 2t। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और ये जो पॉइंट P है t स्क्वायर कॉमा 2t, इसकी मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसे उधर शिफ्ट करूं तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी x माइनस वाई प्लस वन। और मान लेते हैं सर इस पॉइंट P की, ऑफ कोर्स ये एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इसकी जो मिरर इमेज है सर आपकी वो है लेट्स से Q, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। तो क्या मैं इस h, k को लेकर कोई ओपिनियन रखता हूं? आई थिंक मिरर इमेज का तो कंसेप्ट हमने सीखा है सर, आई होप आप सभी को याद होगा। मिरर इमेज का कंसेप्ट हमने सीखा है, क्या है भाई? ध्यान से याद करिए। मिरर इमेज का कंसेप्ट कहता है जो आपकी मिरर इमेज है वो किसकी? इसके रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे लिखते हैं? याद करो भाई, h माइनस टी स्क्वायर, याद आया? हम क्या लिखते हैं? h माइनस टी स्क्वायर, है ना, x माइनस एक्स, याद आ रहा है क्या? अपॉन x का कोफिशिएंट वो की क्या है? 1 है ना, इज इक्वल टू सिमिलरली दिस क्या भाई? k माइनस 2t, याद आया भाई? k माइनस 2t डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट जो कि क्या है? -1। ये दोनों एक्सप्रेशन किसके इक्वल होते हैं? आई होप आपको ये बात आ रही है। क्योंकि ये मिरर इमेज है, अगर ये फीट के कोऑर्डिनेट पूछता तो सिर्फ एक नेगेटिव साइन लगाता, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो सबसे पहले तो क्या लगाना होगा? -2। अब क्या? बहुत ध्यान से देखो, -2 के साथ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 इंटू कितना? टी स्क्वायर। आई होप आपको ये बातें याद आ रही हैं। फिर क्या? y का कोफिशिएंट -1 इंटू 2t, तो ये कितना सर? ये हो जाएगा -2t। और क्या लिखा हुआ है सर? +1। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। इसी के साथ साथ अगर डिवीजन में हम देखें तो वो क्या मिलेगा सर? वहाँ पर आपको लिखना है इनके स्क्वायर्स का सम, अंडर रूट नहीं लगाना है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। स्क्वायर्स का सम कितना? 1 + 1 दैट्स 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 2। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या दिखेगा? ध्यान से देखो, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, है ना। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आई थिंक सर सबसे पहले तो आप ये करो कि आपको ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक नेगेटिव साइन तो है ही जिसे हम ज़रूर लगा लेंगे, तो नेगेटिव साइन तो मैं लगा ही देता हूँ, है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है, तो आई थिंक जब इन दोनों को कंपेयर किया तो डिनोमिनेटर की चिंता नहीं है। तो जो आपका h आएगा, जो आपका h यहाँ से आएगा, -t स्क्वायर यहाँ भी है, -t स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना दिखेगा? 2t - 1। कोई आपत्ति तो नहीं है। सिमिलरली जब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो k कितना मिलेगा सर? -1 यहाँ गया तो +1। आई होप आप नोटिस कर रहे हो। अब देखो आप यहाँ से, यहाँ t स्क्वायर है तो t स्क्वायर तो एज इट इज़, यहाँ पर भी -2t है, यहाँ भी -2t है, तो कैंसिल। और क्या बचेगा सर? ये +1 हो चुका है ना, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा +1 ही दिखेगा। अब आपकी h और k क्या है? इस पैराबोला पर लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट के इस टेंजेंट जो कि 1,2 पर आपने ड्रॉ की थी, यानी इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मैं पहुंचना चाहता हूं लोकस तक, यानी उस पैराबोला की इक्वेशन पर या उस मिरर इमेज की इक्वेशन तक, तो मेरा ओपिनियन बड़ा सुलझा हुआ सा ये रहेगा कि सर यहाँ से आप t को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो आप h और k में शायद कोई इक्वेशन बना लोगे। तो थॉट क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से t की कोई वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से जब t की वैल्यू निकाली तो क्या निकल कर आती है? ध्यान से देखो, यहाँ से क्या निकाला तो ये 1 इधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाता है h + 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? t। तो जो वैल्यू है t की h + 1/2 वो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। बिल्कुल कर लीजिए सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, k इज इक्वल टू t स्क्वायर यानी h + 1/2 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस, आई होप आप देख पा रहे हो, 2h + 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2h + 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। आप पूरा करें तो डिनोमिनेटर में कितना? 4, और ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है +1। अब अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका करूँ तो मुझे क्या मिलता है? देखो भाई ध्यान से, ये बन जाएगा 4k, है ना। ये कितना बन रहा है? 4k। और यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, ये 4k कैसे बनेगा? क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये कितना बनेगा? ये दिखेगा h स्क्वायर + 2h + 1 + 4, so that is going to be कितना? That is going to be 5. I hope you all agree with that.
अब आप एक बात का जवाब दो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इस h कॉमा k को फाइनली x कॉमा y से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली आप यही करते हो लोकस के क्वेश्चंस में, राइट। तो हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं, छोटा सा काम ये करेंगे कि हम h और k को x और y से रिप्लेस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 4y, इज इक्वल टू 4y। अब अगर मैं चाहूं तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे एक छोटा सा काम ये करना होगा। क्या आपको दिख रहा है कि मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, मैं 5 को 1 प्लस 4 लिख सकता हूं। 1 प्लस 4 का 1 यही रख रहा हूं, 4 यहां पहुंचा दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कितना, y माइनस 1। तो आई थिंक यही आपका एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब उस पैराबोला की 1,2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की मिरर इमेज, है ना, उस पैराबोला की मिरर इमेज उस टेंजेंट पर। तो ये कितना है सर, ये है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स y माइनस 1। और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, आई थिंक सीधा सीधा सोल्यूशन है, बिना ज़्यादा घुमाए फिराए बात अगर हम करें तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर मैनर में समझ आया? 2-3 सीधे सीधी बातें। पहले तो हमने उसकी क्या की सर, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख ली, उसकी मिरर इमेज हमने ढूंढ ली हमारी किसके रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन में। इवेंचुअली हमने क्या किया, हमने इस t को एलिमिनेट करके h और k को x, y से रिप्लेस किया, और आपके मिरर इमेज की इक्वेशन या मिरर वाले उस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। एक आसान सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन था, जो कि बहुत क्लियरली आप सभी को समझ आया। और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या मूव करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे एक और प्रॉपर्टी रिकॉल करेंगे और सारी नई चीजें सीखेंगे। देखो क्या लिख रहा है वो, इफ टू नॉर्मल्स टू दिस पैराबोला, सर नॉर्मल है इस पैराबोला पर, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पर, वो दोनों 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन द कॉर्ड जॉइनिंग देयर फीट, कौन सी कॉर्ड, जो उन दोनों के फीट को ज्वाइन कर रही है। मतलब एक पैराबोला है आपका स्टैंडर्ड, उसके आपने दो नॉर्मल बनाए, वो नॉर्मल की खास बात ये थी कि वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। आपने ये ऑब्जर्व किया सर कि उन दोनों के जो फीट थे, जो पैराबोला पर जिस पॉइंट पर आपने वो नॉर्मल ड्रॉ किए थे, उन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो आपने कॉर्ड बनाई है, वो कॉर्ड एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होगा, ये आपको सोचना है। मेरा यकीन करिए एक बेसिक सा अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको लोकस पर बात करनी है, लेकिन सोचेंगे कैसे, करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे। आप एक बात का जवाब दो, क्या आप नॉर्मल बना सकते हो, नॉर्मल ढूंढ सकते हो, नॉर्मल आसानी से फिगर आउट कर सकते हो क्या? कोई बड़ी बात नहीं है सर। आप एक छोटी सी बात का जवाब दो, अगर हमारे पास एक पैराबोला है, जैसे आपका पैराबोला है, इस पैराबोला में 2 पॉइंट्स है, कहीं भी मान लेता हूँ भी तो बस समझाने के लिए, जैसे P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए क्या, AT1 स्क्वायर कॉमा 281, और एक और पॉइंट कहीं भी मैं रैंडम सा ले लेता हूँ समझाने के लिए, जैसे Q, इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ लेट्स से AT2 स्क्वायर कॉमा 280 T2। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन पर जो आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, वो परपेंडिकुलर है। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो, बस मान लो, है ना। तो आप एक बात बताओ, हम जानते हैं सर बड़ी बेसिक सी बात, अगर यहाँ पर एक स्लोप बनाते, टेंजेंट बनाते हैं, मेरे लिए सॉरी, तो उसकी स्लोप क्या होती, इसकी स्लोप इसके पैरामेट्रिक फॉर्म का रेसिप्रोकल होती, यानी उस टेंजेंट की स्लोप होती 1/T1 और इस टेंजेंट की स्लोप होती 1/T2। लेकिन अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, अगर यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, एक अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है यहाँ, और एक अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है यहाँ, तो उस नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी सर, इस वाले नॉर्मल की जो स्लोप होगी, है ना, इसे मैं ये वाला नॉर्मल कह लेता हूँ, तो इस वाले नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, इसकी टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, टेंजेंट की स्लोप कितनी है, टेंजेंट की स्लोप है सर आपकी 1/T1, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होता है -T1। आई होप आप ये भूले नहीं हो। और यहाँ पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर मैं उसकी स्लोप आपसे पूछूं तो वो कितनी हो जाएगी सर, -T2। क्या ये दोनों बातें आपको याद हैं? ये डायरेक्टली आई होप आपको याद होगी। अगर भूल जाते हो तो ऐसे फटाफट आप चीज़ें डिराइव कर सकते हो। तो हमारे पास 2 बातें आ गई सर, हमें इन दोनों पॉइंट्स पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स की स्लोप पता है, कोई दिक्कत तो नहीं। उससे क्या, अब इसके साथ मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है वो बोल रहा है आपकी कॉर्ड जो है, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है P और Q को, क्या उस कॉर्ड की इक्वेशन हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखने में कोई परेशानी? सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। उस कॉर्ड की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ध्यान से देखो क्या लिखूंगा,
P और Q, सो एक ऐसी लाइन है जो P Q से पास होती है। तो P Q की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या लिखूंगा सर, y माइनस वाई वन, सो y माइनस 282 लिख लेता हूँ। वैसे हम लिखना जानते हैं, फिर भी अगर आपको मैं फिर से लिख कर दूँ तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m। अब अगर आप स्लोप ढूंढ रहे हो तो 2AT2 माइनस 281 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। आई होप आपको कुछ याद आ रहा है, भूल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ। ये क्या होगा सर, 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन में कितना, अपॉन में AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। और ऑफ कोर्स आप क्या लिखोगे, x माइनस x1, तो 2AT2 यहाँ लिया था तो यहाँ जाएगा x माइनस AT2 स्क्वायर। ये आप क्यों लिख रहे हो सर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लिए बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट हम लेकर आने वाले। अब देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है सर, ध्यान से देखो आप, ए यहाँ से कैंसिल। एक और बात देखो आप, ये है T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। T2 माइनस T1 यहाँ भी दिख रहा है क्योंकि A और A तो कैंसिल हो चुका है, 2 कॉमन आ चुका है। तो आपको टेक्निकली ये क्या दिखेगा, ये एक्सप्रेशन जो हम हर बार करते आए हैं, ये दिखेगा y माइनस 2AT2 इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में A तो हट ही चुका है तो बच रहा है 2, और जो इसके साथ T2 माइनस T1 है वो इसके एक फैक्टर से कैंसिल होता है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास मिलेगा T1 प्लस T2। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। और इस तरफ क्या दिख रहा है सर, इस तरफ दिख रहा है x माइनस कितना, AT2 स्क्वायर। अब आप सारी बातें छोड़ो सर, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको ये बोला गया कि वो जो दो नॉर्मल्स हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो NP और NQ शायद दिख नहीं रहे हो, मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया, बट आप मेरी बात समझना, ये जो आपके नॉर्मल्स है जो आपने P और Q पर ड्रॉ किए हैं ना, इन दोनों ने अगर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट किया तो क्या मुझे ये बात पता है कि सर अगर दो स्ट्रेट लाइंस राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी आप क्या कहोगे सर, अगर मैं इसकी स्लोप बोलता हूँ -T1 और इसकी स्लोप बोलता हूँ -T2, तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2, जो कि कितना होगा, -1। क्या ये बात और इस बात को देखकर किसी कॉमन कंक्लूजन की तरफ आप बढ़ पा रहे हो, कुछ सोच पा रहे हो? मेरे ख्याल से सर अगर आप सीधे सीधे देखो तो एक ज़रूरी बात निकल कर आ रही है, एक ज़रूरी ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है कि आप ये जो T1 T2 की जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट है, इसकी जगह -1 रिप्लेस करके देखो, या फिर किसी भी एक वैल्यू को रिप्लेस करके देख लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम पहले तो ना इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैंने सिंप्लीफाई करना चाहा तो देखो क्या दिखेगी, ये T1 T2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 वाला पार्ट यहाँ रख रहा हूँ। ध्यान से देखना, T1 प्लस T2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा y टाइम्स T1 प्लस T2, है ना, माइनस कितना भाई, -2AT2 और T1 T2 है ही, तो ये कितना आ जाएगा, -2A कितना T2 टाइम्स T1 प्लस T2। गौर से देखिएगा, बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट हम डिराइव कर रहे होंगे। ये कितना हो जाएगा, -2A T2 टाइम्स T1 प्लस T2। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर 2 टाइम्स x है ना, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना, ध्यान से देखो भाई, 2AT2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2AT2 स्क्वायर। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो आप, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन देखो कि सर अभी जस्ट हमने निकाला कि T1 और T2 का रिलेशन कितना है। सर T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो है -1। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। इसको तो नहीं छेड़ना होगा क्योंकि यहाँ से तो कोई काम की बात नहीं निकल कर आ रही है। तो ये हो जाता है y टाइम्स T1 प्लस T2, है ना, माइनस। अब अगर इस अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 2A टाइम्स T1 T2, और ये कितना, -2A टाइम्स कितना T2 का स्क्वायर। और अगर आप राइट हैंड साइड पर देखते हो सर तो आपको दिखता है 2x माइनस 2A टाइम्स T2 का स्क्वायर। क्या आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो सर, सबसे पहले तो 2A टाइम्स T2 का स्क्वायर और 2A टाइम्स T2 का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाने हैं। दूसरी बात आप देखो सर, T1 T2 का प्रोडक्ट कितना है सर, अभी एक्सप्लोर किया -1। तो अगर मैं इन रिप्लेसमेंट्स के साथ अगर इसे इवेलुएट करूँ तो कितना आता है सर, ये आता है y टाइम्स T1 प्लस T2, है ना, ये होता है -1, तो कितना हो जाएगा +2A। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर 2x को भी इधर ले आया तो ये हो जाता है -2x इज इक्वल टू 0। इससे हो क्या रहा है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है सर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो सर इसको भी थोड़ा रीराइट कर सकते हैं क्या, कोशिश करिए, बात तो बन सकती है। तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, है ना। अगर यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये तो जो है रहने दीजिए, ये क्या है सर, T1 प्लस T2 टाइम्स y। इससे कुछ मत करिए, इसे ऐसे ही रखें। और अगर इस लाइन में मैं बात करूं तो मैंने क्या लिया कॉमन, -2 अगर कॉमन लिया, ध्यान से देखना, -2 अगर कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या अब आप मेरी एक छोटी सी ज़रूरी सी क्रूशियल सी बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अब आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझो। T1 और T2 फिक्स्ड है, कुछ वैल्यूज़ होंगी, जो भी नॉर्मल बनेंगे उनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट हुआ।
आप याद करो, हमने एक बहुत क्रूशियल सा ऑब्जर्वेशन पढ़ा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ो, हम स्ट्रेट लाइन के वक्त ही पढ़ चुके हैं बात, कि L प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास लिखा है तो ये सारी आपकी कौन सी लाइंस को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? सर ये वो सारी इनफाइनाइट लाइंस हैं, ये वो सारी इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो सब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती हैं। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है सर? वो आपकी लाइन L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो वो सारी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, क्लब्ड इक्वेशन इज गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा L2। याद आ रहा है आपको? ये सारी लाइंस कैसी होती है सर? ये लाइंस आपके खास पॉइंट से पास होती है जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन की वैल्यू मिलती चली जाती है। याद आ रहा है क्या? अगर इसी ऑब्जर्वेशन पे, अच्छा बाय द वे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं सर? आप यहाँ से एक लाइन तो ढूंढ लेते हैं L1 और एक लाइन ढूंढ लेते हैं L2 और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। याद आया? अगर यही बात मैं यहाँ पर दोहराऊं तो क्या मुझे मिल रहा है सर? एक लाइन है आपकी L1 और एक लाइन है आपकी L2, ये तो बाकी कांस्टेंट चीजें हैं तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो लाइन आपको मिली, कौन कौन सी सर? पहली लाइन जो मिली आपको क्या मिली? L1 जो कि y इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी लाइन आपको मिली L2 जो कि क्या है? x माइनस ए इज इक्वल टू 0। और अगर मैंने इन्हें सॉल्व किया तो एक तो सॉल्व ही है, x माइनस ए से भी अगर कंक्लूजन निकाला तो क्या मिला? x इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू 0 मतलब a, 0 से, फिर से सुनिएगा ध्यान से, a, 0 से पास होने वाली उन सारी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है ये क्या है भाई? ये आपकी कॉर्ड है सर। कौन सी कॉर्ड? PQ कॉर्ड। तो ये जो PQ कॉर्ड है कौन सी कॉर्ड है सर? ये वो कॉर्ड है जिनके एक्सट्रीम्स पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी ये जो PQ है ये ऑफ कोर्स यहां भी बन सकती है, कहीं और भी बन सकती है, मतलब कुछ बनती चली जाएगी। पर इस दरमियान ये बात तय है कि PQ कॉर्ड आपकी हमेशा कहां से पास होगी? a, 0 से। क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आप फाइनली डिराइव कर पा रहे हो, जो मैं आपको डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी याद रखवाना चाहूंगा? क्या एक बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट आप याद रख पा रहे हो? सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। फोकस से पास होने वाली कॉर्ड, यानी कौन सी कॉर्ड? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप लोग। हमने यही तो डिस्कस किया। हमने एक दो पॉइंट्स लिए और उनको हमने ये देखा कि उन पॉइंट्स पे जो नॉर्मल ड्रॉ किए वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। जिन पॉइंट्स पर आपने वो नॉर्मल ड्रॉ किए थे उस पैराबोला पर, उन पॉइंट्स को मैंने देखा सर, तो उन पॉइंट्स को अगर मैंने कॉर्ड बनाकर ट्रीट किया तो मैंने एक वेरिएबल कॉर्ड थी ऑफ कोर्स वो, क्योंकि PQ बहुत सारी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, T1 T2 अगर वेरिएबल चेंज होते रहे तो। पर इस दरमियान ये बात कंक्लूजन के तौर पर निकल कर आई सर कि वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी जो कि होगा a, 0। तो इस बात को उल्टे तरीके से नहीं कहा जा सकता क्या? जो कि शायद ज्यादा बेहतर होगा क्या कि सर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स हमेशा राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इस बेसिस पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। कोई डाउट स्टूडेंट्स? चलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। आई होप आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे जो अभी हमने जस्ट सीखी। क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में? देखिए, नॉर्मल्स कौन कौन से? AO, AA1 एंड AA2 आर ड्रॉन टू द पैराबोला y square is equals to 8x from the point A, h, 0। वो क्या बोल रहा है? The triangle OA1 A2 is equilateral। आप सोच के देखो वो क्या क्या चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप O आप समझ पा रहे हो। O इज क्लियरली अ पॉइंट जो कि आपका क्या है? ओरिजिन, राइट? ऐसा देना चाहिए था, बट इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड वी शुड नॉट एज्यूम इट। बट मान लो अभी फिलहाल कि वो आपको क्या कह दे रहा है? वो कह दे रहा है कि O जो है आपका क्या है? वो ओरिजिन। लेट्स से दिस इज आल्सो व्हाट इज गिवन टू यू ऑल, है ना, इस क्वेश्चन में। अब सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं आपसे? एक नॉर्मल है, या रादर आपके नॉर्मल्स हैं कौन कौन? AO, AA1 और ऑफ कोर्स आपका क्या? AA2। ठीक है सर, ये तीन आपके नॉर्मल्स हैं। ये आपने कहां से ड्रॉ किए हैं? h, 0। मेरी एक छोटी सी बात का आप जवाब दो। जब आपसे कोई कहता है h, 0 तो क्या कुछ स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में? आई होप आप देख पा रहे हो कि सर ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, आप इसको थोड़ा ना ड्रॉ करके प्लॉट करने की कोशिश करो। सर ये रहा अगर आपके पैराबोला का एक्सेस, और मान लो ये रहा पैराबोला की
वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, दिस इज दी टेंजेंट टू द पैराबोला ड्रॉन एट दी वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्लियरली ये पॉइंट कह रहा है आपका ओरिजिन, यानी इसे हम मान लेते हैं ओ। अब सर आपका पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो उसको लेकर मेरा कोई ओपिनियन बहुत सुलझा हुआ वैसे ही है, तो ये हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आपका एक पैराबोला। अब सर इस पैराबोला पर इसके ऑफ कोर्स एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट है, लेट्स अज्यूम यहाँ, जो कि क्या है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, 0। यहां से आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए। पहली बात तो जब आपने एक्सिस से एक नॉर्मल ड्रॉ किया है तो आपका पहला नॉर्मल तो यही हो गया AO। आप समझ रहे हो ना, नॉर्मल होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वर्टेक्स पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो देखो क्लियरली नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। सो वन ऑफ द नॉर्मल्स इज गोइंग टू बी AO। उसने कुछ और भी बातें कही आपसे, आपने सर एक और नॉर्मल बनाया है इस पे यहाँ, है ना, ये भी आपका एक नॉर्मल है, और इसी तरीके से आपके पास एक और नॉर्मल होगा यहाँ, जो कि आपका एक और नॉर्मल होगा किसका, इस पैराबोला का, है ना। तो एक और नॉर्मल हम बना लेते हैं, लेट्स से यहाँ के। तो ये आपके नॉर्मल हो गए। चीज़ें डेफिनेटली सिमेट्रिकल होंगी, क्योंकि कोई परेशानी नहीं होगी इन बातों में, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक नॉर्मल ऐसा गया तो दूसरा नॉर्मल ऐसे ही जाएगा, तो इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स में काफ़ी हद तक मुझे सिमिलैरिटी दिखना तय है। आई होप आप सब इस बात से एग्री कर रहे हो, है ना। और ये पॉइंट्स क्या हो गए आपके, ये वो पॉइंट्स हैं कौन कौन, A1 और ऑफ कोर्स ये क्या A2। क्या इतनी सारी बातें आप सभी को समझ आई? आपके पास इस पैराबोला के एक्सिस, पैराबोला कौन सा सर, आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो आई होप ये तो आपको बात समझ आ रही है। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट था जहां से आपने तीन नॉर्मल ड्रॉ किए, कौन, AO, AA1 और AA2, है ना। क्लियर सी बात है सर, AO तो नॉर्मल होना तय ही है, लेकिन अगर मैं AA1 और AA2 की बात करूं तो क्लियरली ये कुछ ऐसे जाएंगे, और चूंकि A इसके एक्सिस पर है जहां से ये पूरा सिमेट्रिकल है, तो A के रिस्पेक्ट में जो आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए वो नॉर्मल A1 और A2 भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। मतलब आप देखोगे इनके सिर्फ y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस होगा, x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और टेक्निकली x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ही होगा। आई होप आप देख पा रहे हो, टेक्निकली जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें भी प्लस माइनस साइन का डिफरेंस रहने वाला है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्या ये बात आप सोच सीख और समझ पा रहे हो? अब वो क्या कह रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। वो आपसे बोल रहा है जो ट्रायंगल है आपका, कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट्स, OA1 A2, वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है, उसने गिवन है ना आपका ट्रायंगल OA1 A2, वो आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सर ये जो OA1 A2 आपने बनाया है ना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो बहुत प्रॉपरली। आई होप आप समझ पा रहे हो, हमने नहीं ड्रॉ किया है, बस मैंने एक रैंडम सा पॉइंट ले लिया था। पर आप थोड़ी देर के लिए मानने की कोशिश करो कि सर आपका जो OA1 A2 है, ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई कहे OA1 A2, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबसे ज़रूरी बात क्या है सर? सबसे ज़रूरी बात तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके तीनों साइड्स इक्वल होंगी। मतलब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप क्या कहोगे, OA इक्वल होगा, OA1 इक्वल होगा किसके, A1 A2 के, और ये किसके इक्वल होगा सर, ऑफ कोर्स OA2 के। और चूंकि ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो मेरा एक छोटा सा कंक्लूजन और निकल कर आता है कि सर अगर आप ये एंगल मेजर करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है उसको लेकर तो कोई ओपिनियन नहीं है ना, वो क्लियरली कितना रहने वाला है सर, वो क्लियरली, आई एम रियली सॉरी, नॉट π/6, वो क्लियरली कितना होगा 60 डिग्री, यानी कितना π/3। अगर यहाँ से एक छोटी सी बात और मैं पूछूं तो क्या मुझे आप इस बात का जवाब दोगे कि सर ये जो OA है ये सिमेट्रिकली एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा? यानी कैन आई कंक्लूड, बड़ी बेसिक सी बात, कि एंगल A1OA, मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल A1OA क्लियरली 30 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका यहाँ पर बाइसेक्ट हो जा रहा है। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो वो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 30 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी π/6। क्या इस हिंट से आप एक क्रूशियल बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर आपसे मैं एंगल के कॉन्टेक्स्ट से बात पूछना चाहूँ, जब आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है ये अगर 30 डिग्री एंगल है, तो आप खुद सोच के बताओ एक बड़ी क्रूशियल सी बात कि मैं पहले तो A1 और A2 के कोऑर्डिनेट्स मान लूँ क्या? बिल्कुल मान सकते हो सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि A1 और A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो जरा सोच के बताओ, ध्यान से सोचना। अगर मैं A1 के कोऑर्डिनेट, वैसे सिमेट्रिकली दिखना चाहिए, फिर भी मान लो मैंने A1 के कुछ अलग कोऑर्डिनेट माने, A2 के कुछ अलग माने, आप समझने की कोशिश करना, है ना। A1 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये कितना है 4 × 2 × x, तो 80 स्क्वायर मतलब कितना सर, वो हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 280, है ना। और ऑफ कोर्स अगर A है तो लेट्स से मैं A1 मान लेता हूँ, और A2 के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ उसे 2t2 स्क्वायर कॉमा 2, रियली सॉरी, ये होगा कितना 80 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 280, तो A की जगह 2 क्यों नहीं रख रहे हैं भाई हम, ये हम कितना रखेंगे 4t1, है ना। दिस इज गोइंग टू बी, आई एम रियली सॉरी,
दिस इज गोइंग टू बी 4t1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t² कॉमा 4t2। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात का जवाब दो सर, बड़ी सिंपल सी बात का जवाब दो। यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, बड़ी सिंपल सी बात सोच के देखना, क्या मैं OA1 को अगर ध्यान से देखूं तो शैल आई से इस लाइन की स्लोप को लेकर मैं कुछ जानता हूं। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? इस लाइन की स्लोप को लेकर मैं ये जानता हूं सर कि अगर O यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से सोचो भाई, आप कहोगे y2 माइनस y1 यानी क्या 4t1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2t1 स्क्वायर माइनस 0, जो आपका होगा वो कितना होगा सर? ये स्लोप है किसकी? लाइन A1O की, जो कि मैं यहां से निकाल सकता हूं क्योंकि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है पॉजिटिव एक्सिस का वो 30 डिग्री है। यानी कितना होगा? ये होगा 1030 यानी 10π/6। आई होप आप समझ पा रहे हो। 1030 यानी कितना? 1/√3। आई थिंक सर यहाँ से हमारी लाइफ आसान हो जाने वाली है क्योंकि शायद मैं यहाँ से t1 की वैल्यू बहुत ईजिली सोच पाऊंगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? हाँ सर। देखो t1 की वैल्यू की तरफ अगर मैं बढ़ूं और उसी बेसिस पे आप t2 भी निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है सच कहूं तो, बट फिर भी अगर आपको सोचना है तो ध्यान से देखना। सर पहले तो आप देखो, आपने कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर ली हैं। कैसे कर ली हैं? ध्यान से देखो, एक t1 से एक t1 कैंसिल है ना, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो t1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2√3। आप देख पा रहे हो, तो t1 हमने कंक्लूड किया कितना? 2√3। अगर t1 है 2√3 तो यहां से ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप यकीन मानिए यहाँ पर भी वही कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, बस y कोऑर्डिनेट में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। आप खुद यहाँ पर स्लोप के थ्रू सोच के देख लेना। ये -30, आई होप आप समझ पा रहे हो। -30 के थ्रू आप सोचना, बिल्कुल वैसे ही आपका ये कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? अब जब t1 आ गया है 2√3 तो आप कहाँ जाना चाह रहे हो सर? ध्यान से सुनना, हमसे पूछा जा रहा है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ h। हमसे क्या पूछा जा रहा है? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ h। क्या आप इनमें से किसी भी एक नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो? सर ऐसा क्यों निकालना चाह रहे हो? बस एक सेकंड के लिए आप किसी भी नॉर्मल की एक इक्वेशन निकालो, चाहे आप A1 पर निकाल लो या फिर चाहे आप A2 पर निकाल लो या चाहे आप A पर निकाल लो। मैं कोशिश करता हूं कि सर मैं A1 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालता हूं। आई होप हमारे लिए बहुत टफ टास्क नहीं है, हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालना जानते हैं। मैं अगर आपसे पूरी प्रॉपर प्रोसेस की बात करूं तो वहां तक नहीं भी जाते हो, अगर हमें स्टैंडर्ड केस पता है y² 4ax के लिए, जो आपकी या तो स्लोप फॉर्म हो या पैरामीट्रिक फॉर्म हो, उसमें आप कैसे नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, या फिर इन केस आप भूल जाते हो तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखना सर, आपका कर्व क्या है? y² 8x। सुनना ध्यान से, आपका कर्व क्या है? y² 8x है ना। मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या? y² - 8x 0। मान लो ये आपका कर्व है ना। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जो कि हमने हमेशा से पढ़ी है। क्या होती है? y = what? -ty प्लस ऑफ कोर्स 2at प्लस 80³ आई होप आपको इक्वेशन याद है। इन केस आप, ये किसके लिए है सर? ये है आपके नॉर्मल की इक्वेशन, किसकी? y² = 4ax की। कौन से पॉइंट पर? ऑफ कोर्स at², 280 पर मान लो आपको एक कंसेप्ट याद ना रहे, मान लो कि सर मैं एग्जाम में यहाँ कहीं कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं कैसे सोचूंगा? मैं सारी बातें छोड़ के यहाँ पर बात करूंगा। ध्यान से देखना, y² - 8x = 0 से डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट क्या? बाय द वे मैं बस पहले डिफरेंशिएशन से t1 की वैल्यू जो कि हमने निकाली है 2√3 यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो एक एक ऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? ध्यान से देखो सर, अगर आप एक एक ऑर्डिनेट्स निकालते हो तो t1 की वैल्यू कितनी रखी आपने? 2√3। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, हम रियली सॉरी, हाँ 4 × 2 8, 8 × 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 8 × 3 कितना? 24। तो एक कोऑर्डिनेट कितना आता है? 24। सिमिलरली 4 टाइम्स t1, 4 × 2 8, तो आ जाएगा 8 टाइम्स √3। मेरा महज आपसे इतना सा कहना है, अब चाहे तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। आप कह सकते हो ये भी 24, -8√3 ही होगा, पर फिर भी मान लो अगर आपको यहीं से सोचना है तो आपके पास A1 एक पॉइंट है। मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ A1 पर। ये जो A1 पर नॉर्मल है इसकी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये जो A1 पर आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, देखो कितना आसान सा काम है। 24, 8√3 है ना ये पॉइंट, तो कैसे लिखेंगे भाई? अगर ये तरीका भूल जाओ तो ध्यान से सुनना सर, मैं क्या करूँगा? मैं पहले से डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो कितना आ जाएगा? 2y -8 = 0। यहाँ से अगर y' निकाला तो ध्यान से देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर y' निकाला तो देखो 8 उधर गया और 2 डिवीजन में गया, तो 8/2 कितना? 4, तो आ जाएगा 4/y। लेकिन मैं y' नहीं ढूंढना चाह रहा, y' तो आपकी टेंजेंट की स्लोप होगी, मैं चाह रहा हूँ नॉर्मल की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी?
-1 अपॉन वाई डैश। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो पहले आप वाई डैश निकाल लो, लेकिन मैं वाई डैश किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ सर? मैं वाई डैश निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पर, किस पर? A1 पर। मैं वाई डैश निकाल रहा हूँ A1 पर। मैं वाई डैश किस पर निकालना चाह रहा हूँ सर? A1 पॉइंट पर। अगर वो निकालना चाहो तो 4 तो 4 है, बस y कोऑर्डिनेट रिप्लेस करना है। y कोऑर्डिनेट कितना है सर? वो है 8 टाइम्स √3। ये कितना है सर? 8 टाइम्स √3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम की बात, बहुत क्रूशियल सा पॉइंट है। 4 का 8 कितना? डबल, तो हो जाएगा 1/2 √3। ये आई आपकी A1 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप आ गई तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपको नॉर्मल की स्लोप दे देगा। तो टेंजेंट की स्लोप अगर 1/2 √3 है तो उस नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी सर? नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -2 √3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर आपको स्लोप पता है, अगर आपको स्लोप पता है और आपको पॉइंट पता है तो क्या आप उस टेंजेंट की, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y - y1, सो y - 8 √3। मैं यही बात आपको हमेशा से सिखाना चाह रहा था कि अगर मैं ऐसे नहीं सोच पाता हूं तो ऐसे सोच लूंगा। y - y1 = m, है ना? x - x1, और x1 कितना है सर? x1 है आपका 24। आप चाहें तो यहां से भी, इस प्रोसेस से भी नॉर्मल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इनकेस आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो। इस इक्वेशन तक आने का, यहां से भी आने का तरीका था। कैसे? सोच के देखो। यहां पर अगर मैं सोचूं तो t की वैल्यू मुझे पता ही है। t की वैल्यू कितनी निकाली सर? t की वैल्यू आपने निकाली 2 √3। तो जैसे ही आप t की वैल्यू 2 √3 यहाँ पास करते हो, a की वैल्यू आप जानते हो, a की वैल्यू कितनी है? 2। आई होप आप देख पा रहे हो। तो यहां से भी मैं सीधे सीधे इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा नॉर्मल की? y = -2 √3। आई एम रियली सॉरी, ये y नहीं होगा, ये x होना था, है ना? आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये कितना होना था? x प्लस कितना? 280, तो 2 × 2 4, 4 × t, तो 4 × 2 √3, तो 4 × 2 कितना? 8 √3। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। प्लस ऑफ कोर्स कितना? ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। 8 √3 कितना आ रहा है? 2 × 2 4, 4 × 2, तो कितना आ रहा है? 8 √3। और a कितना है? a है आपका 2, a कितना है? 2। और t³ मतलब क्या सर? t³ मतलब ये 2 का क्यूब 8, है ना? और √3 का क्यूब, सुनना ध्यान से, पहले 2 का क्यूब कितना? 8। ध्यान से देखिएगा भाई, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो 8 × 2 कितना सर? 8 × 2 आ जाता है 16, है ना? अब 16 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज़ें आएंगी? ध्यान से सोचना स्टूडेंट। 16 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप नेगेटिव पॉजिटिव साइन सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास √3 का क्यूब, अच्छा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 √3। √3 का क्यूब कितना होगा? 3 √3। तो 16 × 3 कितना? 48। तो ये कितना जाएगा सर? ये होगा 48 √3, जो कि आप अगर यहाँ से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो वैसा ही बनेगा। अगर आप इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते तो आप खुद सोचो, मत करिएगा वैसे, यहीं पर रुक जाएगा। पर देखो -2 √3 टाइम्स x दिख रहा है, प्लस 8 टाइम्स √3 दिख रहा है, और -2 √3 × 24, वो 48 √3। वैसा का वैसा ही इक्वेशन बन रहा है। मतलब सर चाहे आप इसे कह लीजिए या इसे कह लीजिए, जो कि एक ही बात है। ये हमने डिफरेंशिएशन वाले तरीके से निकाला, ये हम याद रखने वाले तरीके से अगर निकालें तो दोनों ही केस में आप इसके नॉर्मल की इक्वेशन, बाय द वे नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है आपका a1। आई होप आपने a पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए थे। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल a1। ये a1 की इक्वेशन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो सर? अगर ये a1 की इक्वेशन है तो शैलाई से ये a1 यानी h,0 से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं h,0 इसको सेटिस्फाई करेगा? आई होप आपको बात समझ आ रही है। h,0 मतलब y की जगह 0 रखा तो कितना है? y की जगह 0 रखा तो -8 टाइम्स √3। क्या आप ये बात समझ रहे हो? और क्या सर? और ध्यान से देखो, -2 √3 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे रखा h, है ना? तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ -2 √3। यहाँ पे हमने पास किया h, और माइनस कितना भाई? -24। आई होप एवरीवन इज एग्रीइंग विद दैट। मतलब वो बस इतना पूछना चाह रहा है, और नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इतनी सी बात है। सर अगर यहाँ से सोचते हो तो माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, और 2 का 8 कितना? 4 टाइम्स। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अब क्या किया? 24 को इधर लाए तो 24 हो गया प्लस 24, तो 24 + 4 28। तो h की वैल्यू कितनी आती है सर? h की वैल्यू निकल कर आती है 28। मेरा यकीन करिए एक आसान क्वेश्चन था। बस चीज़ें अगर आप ठीक से सोच पाएँ तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर बहुत ही डायरेक्ट से मैनर में मार्क कर सकते थे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये बात कि ए से आपने 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रॉप किए, यहाँ पर
इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते ही मैंने स्लोप वाला कंसेप्ट यूज़ किया और चीज़ें आसानी से सोच पाए। T1 तक पहुंचा, T1 तक पहुंचते ही नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, नॉर्मल ले लिया, आपका h,0 से पास होता था तो हमारा आंसर आ गया। बस ऐसे ही सोचना है इस एग्जाम में ऐसे ही थॉट्स लाना है और इस तरीके से आप हमेशा से अपने आंसर्स फिगर आउट कर लेंगे अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो की है तो। ये बहुत डिटेल्ड मैनर में हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम JEE एडवांस्ड और IIT JEE मेंस इन दोनों ही एग्जाम की एक थरो तैयारी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करें तो ये आपका 11th और 12th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए कॉम्प्रहेंसिव मैनर में आपको JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाती है, क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स की ये जो किताब है, ये जो पैकेज है, 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक चैप्टर को, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, उनकी हर एक बारीकी को एक्सप्लोर करते हैं, उनके हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल लेते हैं, चैप्टर के एंड होने पर उसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं और बिल्कुल फिर कोई कसर बाकी ना रखते हुए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं रहता है। आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो कमेंट में निश्चिंत होकर लिखेगा, हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रहती है तो। ऑफ कोर्स हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहीं पर आपको एक और लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। उससे आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर पाएंगे जिसमें सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सब कुछ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट और सिस्टमैटिकली रखे हुए हैं। तो आप आसानी से देख पाओगे कि कहाँ तक चीज़ें रिलीज हो गई हैं। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज करते हैं और आप सिंक में रहोगे, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। डेली जो आपके लिए 9:30 पर प्रीमियर होते हैं, उस वजह से आप लाइव ही देखिए और अच्छे से चीज़ें क्लियर करते हुए चलिए। सेम चीज़ें हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होती हैं, वहाँ भी आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर्ली अरेंज्ड मैनर में, चैप्टर वाइज हर एक चीज़ रखी हुई है। तो आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाते चलना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और इन्हें रिवाइज करिए। यही एक तरीका है इस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेहतर और सिंपल मेरे ख्याल से। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। सो लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।